Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Unit number 3, Try Again. Today we will start our lesson with the topic simile on page number 29. First we will read its definition. A figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared. ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बज़ाहिर दो ऐसी चीज़ें जो एक जैसी नहीं होती उनको वाज़ेह अंदाज से कंपेयर किया जाता है. यूजुअली इन अ फ्रेज़, आमतौर पर किसी फ्रेज़ में इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक और एज़, और इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है लाइक या एज़ के ज़रिए. यानी कि सिमिली में हम टू अनलाइक थिंग्स को एक्सप्लिसिटली कंपेयर करते हैं. और ये कंपैरिजन एक्सप्लिसिट क्यों होता है? क्योंकि हम इस कंपैरिजन के लिए लाइक या एज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. ये आप 8th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल्स देखिए. ही इज़ एज़ फास्ट एज़ अ हॉर्स. वो इतना तेज़ है जितना कि एक घोड़ा. अब यहाँ पे देखें, ही यानी किसी लड़के का कंपैरिजन किया जा रहा है एक हॉर्स के साथ. अब ये कंपैरिजन एक्सप्लिसिट क्यों है? क्योंकि इसमें एज़ का इस्तेमाल हुआ है. इस वजह से ये कंपैरिजन बहुत वाज़िया हो गया है. सेकंड एग्जांपल देखें. इट इज़ कोल्ड लाइक आइस. ठंडा है बर्फ़ की तरह. तो यहाँ पे भी जिस चीज़ को भी यानी इट को कंपेयर किया जा रहा है आइस के साथ, और कंपेयर करने के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है लाइक. और लाइक का वर्ड हमें ये बता रहा है कि कंपैरिजन एक्सप्लिसिट है यानी वाज़िया है. तो सिमिली में हम अपेरेंटली टू अनलाइक थिंग्स को एक्सप्लिसिटली कंपेयर करते हैं. और यूजुअली ये कंपैरिजन एक फ्रेज़ में होता है और इस कंपैरिजन को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं लाइक या एज़ का इस्तेमाल करके. पेज नंबर 30 पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बी देखिए. सिलेक्ट द चॉइस डैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिमिली. आपने चॉइस का सिलेक्ट करना है, उस चॉइस का सिलेक्ट करना है जो कि सिमिली की मीनिंग की एक्सप्लेनेशन देता है एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंसेस, जैसा कि इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया गया है. यानी आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें सिमिली इस्तेमाल हुई है. आपने अपने ऑप्शंस में जो आपको दिए गए हैं उनमें से वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो जुमले में दी गई सिमिली के मीनिंग की एक्सप्लेनेशन करता है. सेंटेंस नंबर 1 देखिए. ऑन द कोल्ड विंटर डे. सर्द मौसम सरमा के दिन. अंडर द कवर्स. कवर्स के नीचे. आई केप्ट एज स्नग एज अ बग एंड इन अ रग. मैं इतना आराम से था जैसे कि एक खटमल एक रग में होता है. आपको जो है स्टेटमेंट दी गई है द सिमिली एज स्नग एज अ बग इन अ रग मीन्स, यानी कि आपने बताना है इस सिमिली का क्या मतलब है. ऑप्शन है आपके पास. देयर वर बग्स इन माई बेड. मेरे बिस्तर में खटमल थे. तो क्या बिस्तर में खटमल हो तो हम आराम महसूस कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि बग्स जो हैं ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो इंसान का खून चूसते हैं. सेकंड है आई वॉज कॉजी इन माई बेड. मैं अपने बिस्तर में आराम से था. थर्ड है आई वॉज टू कोल्ड टू स्टे इन बेड. मैं इतना ठंडा था कि बिस्तर में ठहर नहीं सकता था. तो इन ऑप्शंस में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है. इसको सिलेक्ट कीजिए. आई वॉज कॉजी इन माई बेड. मैं अपने बिस्तर में आराम से था. अब देखिए सेंटेंस नंबर 2. द न्यू टीचर वाज एज स्वीट एज एप्पल पाई. नई उस्तानी इतनी मीठी थी जैसे कि जितनी के एप्पल पाई होती है. अब पाई एक ऐसी डिश है जो या तो वेजिटेबल्स या मीट या फ्रूट से तैयार की जाती है और इसकी टॉप और बेस में पेस्ट्री इस्तेमाल की जाती है. द सिमिली एज स्वीट एज एप्पल पाई मीन्स, अब आपने इस सिमिली का मतलब बताना है कि क्या है. और सिमिली हमारे पास है एज स्वीट एज एप्पल पाई. ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन. द न्यू टीचर वाज नाइस. नई उस्तानी अच्छी थी. द न्यू टीचर वाज बिग. नई उस्तानी बड़ी थी. बाय ईटिंग टू मच पाई. बहुत ज़्यादा पाई खाते हुए या खाने से.
सी ऑप्शन है द न्यू टीचर वाज रूड, नई उस्तानी बदतमीज़ थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, इसको सिलेक्ट कीजिए। द न्यू टीचर वाज नाइस, नई उस्तानी उम्दा या अच्छी थी। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, देयर लीडर वाज एज वाइज एज एन आउल, उनका लीडर इतना अक्लमंद था जितना कि एक उल्लू। द सिमिली एज वाइज एज एन आउल मीन्स, सिमिली जो है एज वाइज एज एन आउल का मतलब होता है, ऑप्शन ए है द लीडर थॉट ही कुड फ्लाई, लीडर सोचता था कि वो उड़ सकता था। बी ऑप्शन है द लीडर कुड टॉक टू द आउल्स, लीडर उल्लुओं से बात कर सकता था। सी ऑप्शन है द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लीडर बहुत सारी बातें जानता था। तो वाइस बंदा वो होता है जो बहुत सारी बातें जानता हो, लिहाजा सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। वेस्ट में जो आउल है वो अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है, और इंग्लिश चूँकि ईस्ट वालों की लैंग्वेज नहीं है, लिहाजा हम वही रूल फॉलो करेंगे जो कि वेस्ट में इसके लिए होते हैं। हमारे यहाँ उल्लू उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अहमक या बेवकूफ़ होता है, जबकि वेस्ट में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वहाँ पे आउल अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। नंबर 4 सेंटेंस देखिए, द शॉपिंग सेंटर वाज लाइक अ 3 रिंग सर्कस, शॉपिंग सेंटर 3 रिंग वाले सर्कस की तरह था। द डे बिफोर ईद, ईद से पहले दिन। अब यहाँ पे 3 रिंग सर्कस एक ऐसी सर्कस होती है जिसके 3 हिस्सों में बेक वक्त खेल पेश किए जा रहे होते हैं। द सिमिली लाइक अ 3 रिंग सर्कस मीन्स, लाइक अ 3 रिंग सर्कस की सिमिली का मतलब होता है, नंबर ए था हमारे पास द शॉपिंग सेंटर वाज क्वाइट, शॉपिंग सेंटर खामोश था। बी ऑप्शन है द शॉपिंग सेंटर वाज बिग, शॉपिंग सेंटर बड़ा था। सी है द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी, तो जाहिर सी बात है कि ईद से पहले दिन शॉपिंग सेंटर रियली बिजी था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच अ टाइनी थिंग, दानिश ऐसी छोटी सी बात पर भड़क उठा, यानी कि दानिश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया एक छोटी सी बात पर। ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी, वो एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था। द सिमिली लाइक अ बेबी मीन्स, इस सिमिली जो सिमिली है लाइक अ बेबी, इसका मतलब होता है, ए ऑप्शन है दानिश वाज मैच्योर, दानिश मैच्योर था। बी ऑप्शन है दानिश वाज एक्टिंग चाइल्डिश, दानिश बचकाना बर्ताव कर रहा था, यानी बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था। सी ऑप्शन है दानिश वाज बेबी सिटिंग, दानिश बच्चे की देखभाल कर रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी दानिश वाज एक्टिंग चाइल्डिश। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, मोहसिन वाज एज एक्सप्लोसिव, मोहसिन इतना धमाका खेज था, एज अ वॉल्केनो जैसे कि एक आतिशफशां। व्हेन ही फाउंड आउट, जब उसे पता चला, हिज बाइक हैड बीन स्टोलन, उसकी बाइक चुरा ली गई थी। द सिमिली एज एक्सप्लोसिव एज अ वॉल्केनो मीन्स, सिमिली जो कि ये है एज एक्सप्लोसिव एज अ वॉल्केनो, इसका मतलब होता है ऑप्शन ए मोहसिन वाज हैप्पी, मोहसिन खुश था। बी ऑप्शन है मोहसिन वाज एंग्री, मोहसिन नाराज़ था या गुस्से था। सी ऑप्शन है मोहसिन वाज काम, मोहसिन पुरसकून था। तो राइट ऑप्शन है मोहसिन वाज एंग्री, मोहसिन नाराज़ था या गुस्से में था। Now move on to part C, fill in the blanks to make similes. Similes बनाने के लिए blanks को fill कीजिए। Use these similes in sentences. इन similes को sentences में इस्तेमाल कीजिए। पहला हमें दिया गया है as a turtle, एक कछुए की तरह। तो कछुए की कौन सी ऐसी बात है जो सब में मशहूर है, वो ये है कि ये बहुत सुस्त होता है, बहुत आहिस्ता चलता है। तो हम कह सकते हैं as slow as a turtle, as slow as a turtle, इतना सुस्त, इतना आहिस्ता जितना कि एक टर्टल। नंबर 2 पे देखें, as quiet as, इतना खामोश जैसे कि आप कर सकते हैं a dove, एक फाख्ता। नंबर 3 पे देखें, as black as coal, जितना कि
कोयला, आप कोल भी कर सकते हैं, आप क्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि कोयला भी काला होता है और कौवा भी काला होता है। नंबर 4 पे है एज टॉल, इतना लंबा, एज जितना के, जिराफ एक ज़राफ़ा, ज़राफ़ा भी लंबा होता है, आप जाइंट भी कर सकते हैं। नंबर 5 पे देखें डैश एज आ लेमन, जितना के एक लीमू, तो लीमू क्या होता है, खट्टा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एज सोर एज आ लेमन। नंबर 6 पे देखें एज हनी, यानी कि शहद की तरह, तो शहद की कौन सी खासियत मशहूर है, उसकी मिठास, तो हम लिखेंगे एज स्वीट एज हनी, इतना मीठा जितना शहद। आप अपनी कोई सी भी सिमिलीज बना सकते हैं, जो भी सिमिली आप बनाएंगे आपने उन सिमिलीज को सेंटेंसेस में खुद यूज़ करना है। अब बॉक्स में देखें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी फिगर ऑफ स्पीच में से एक है। द रेपिटिशन ऑफ द सेम साउंड्स, एक जैसी आवाज़ों की तकरार, और ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स, या एक किस्म की आवाज़ों की एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के शुरू में, और इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स या स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में। यानी अलिट्रेशन हम किसको कहते हैं, एक जैसी आवाज़ों की तकरार या एक ही किस्म की आवाज़ों की तकरार जो अल्फाज के शुरू में आती हैं या स्ट्रेस्ड सिलेबल में आती हैं, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे शी में श की साउंड, शेल्स में श की साउंड है, और शोर में भी श की साउंड है, यानी श की साउंड यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रही है। और इसके साथ अगर आप देखें तो सेल्स में एस की साउंड, सी में भी एस की साउंड, और यहाँ पे फिर दोबारा सी में एस की साउंड। तो जब एक ही किस्म की आवाज़ें या एक जैसी आवाज़ें लफ्ज़ों के शुरू में या स्ट्रेस्ड सिलेबल में, जैसे सी शेल्स में देखें तो शेल्स वाला हिस्सा जो है वो हमारा स्ट्रेस सिलेबल है, तो यहाँ पे श की आवाज़ जो है वो रिपीट हुई है। इसी तरह से सी शोर में देखें तो श की आवाज़ भी स्ट्रेस सिलेबल में मौजूद है। तो ऐसी रेपिटेशन को हम एलिट्रेशन कहते हैं। आपने ये डेफिनेशन याद करनी है और इसके साथ इसकी एग्जाम्पल को भी याद करना है। डी पार्ट देखिए, रीड द पोम अगेन एंड फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। आपने नज़्म को दोबारा पढ़ना है और उसमें से एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स को तलाश करना है। आप अपनी पिछली क्लासेस में पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में आपके पास 3 किस्म के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके पास होता है आई और वी, और सेकंड पर्सन में आपके पास होता है यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी या इट। अब ये जो हमारे पास पर्सन्स होते हैं, इनके सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी होते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं तो हमने देखना होता है कि जिस चीज़ या शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त वो एज अ डूअर काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, या हम उसकी पोजीशन को बताना चाहते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होता है तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज़ किए जाएंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज़ किए जाएंगे, और अगर उसकी पोजीशन को बताना है तो पोजेसिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाएंगे।